नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर समतल में गति जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपने कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक में पहुंचे हुए थे और आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एक समान चाल से वर्ताकार पथ में गति। एक समान चाल से वर्ताकार पथ में गति, या अपने बोल सकते हो आप लोग इसे कि आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, अपने अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण जो है वो क्या होता है और किस प्रकार से अपने इसके अंदर जो मान है वो ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि एक समान चाल से अगर वर्ताकार पथ में गति हो रही है तो उसके अंदर त्वरण जो है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसमें यही देखेंगे कि ये त्वरण जो हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ जो हम लोगों ने लिख रखा है अभिकेंद्रीय त्वरण, ये त्वरण जो है ये अपने कहाँ से इसमें आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यही देखने वाले हैं कि जो हम लोगों ने अभिकेंद्रीय त्वरण हेडिंग लगा रखी है, इसके अंदर ये जो त्वरण हम लोगों ने लिखा हुआ है ये त्वरण हम लोगों ने क्यों लिख रखा है। ठीक है, तो देखो अपने मान लेते हैं कि एक समान चाल से, तो चाल की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास में क्या है, v है। अगर मैं इसे लिखता हूँ v वेक्टर तो इसका मतलब क्या है, ये वेग है। पर अगर मैं लिखता हूँ इसका परिमाण तो क्या आएगा, v आएगा, जो क्या है अपने पास में चाल है। यानी अगर अपने v की बात करें तो v चाल है, अगर दिशा के साथ में बात करते हैं तो ये आता है वेग, और अगर आप लोग क्या करते हो वेग का परिमाण लेते हो तब ये बनता है चाल। ठीक है, तो अपने यहाँ से बोल सकते हैं कि वेग जो है वो दिशा के साथ में वेग होता है और अगर इसका परिमाण ले लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, चाल बन जाता है। तो अपने ये लिखा हुआ है एक समान चाल से, क्योंकि अपने ये जो वेग v है ये अपने क्या ले रखा है, एक समान ले रखा है। क्या ले रखा है, एक समान ले रखा है। ठीक है, एक समान ले रखा है, इसलिए इसे अपने क्या लिख रहे हैं, v से लिख रहे हैं। देखो जैसे ये क्या है, वर्ताकार पथ है। ठीक है, इस वर्ताकार पथ के अंदर इस पोजीशन पर अपने पास में कोई एक कण है पॉइंट ए पर, ये इसका केंद्र है और r जो है इस वर्त की त्रिज्या है। पॉइंट ए पर क्या है, अपने पास में कण है और इसका वेग जो है ये वेग स्पर्शरेखीय दिशा के अंदर है। वेग इसका कितना है, va वेक्टर, जो कौन सी दिशा में है, इस पॉइंट ए के स्पर्शरेखीय दिशा में। जैसे यहाँ से ये इस वर्ताकार पथ में घूम रहा है तो इस जगह से आपने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची और ये स्पर्श रेखा दिशा में क्या है, इसका वेग है। ठीक है, ये समय किसी t की बात है। अगर अपने अन्य समय पर देखें तो ये कहाँ पहुँच जाता है, इस पॉइंट पर पहुँच जाता है और इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट b है। यानी आप लोग देख सकते हो कि ये जो अपना कण है जब ये पॉइंट a पर था, जब ये पॉइंट b पर है, तो वेग तो अपने क्या है, एक समान है। वेग va और vb दोनों क्या है, बराबर है। यानी वेग जो है इनका परिमाण, वेग का परिमाण बराबर है। वेग का परिमाण बराबर होने का मतलब हुआ यानी चाल जो है, चाल, ठीक है, चाल क्या है इनकी एक समान है। या वेग परिमाण के रूप में वेग अपने लिखे, वेक्टर ना लगाए तब ये वेग, ये तो क्या है, एक समान है। परंतु दिशा लगातार क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। दिशा क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। यानी वेग जो है उसका परिमाण लगातार क्या होता जा रहा है, ये परिमाण तो जो है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, परंतु उसकी दिशा लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। ये देखिए यहाँ से ये इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। दिशा लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो अपने अगर देखें तो इसका वेग यानी चाल जो है ये क्या रह रही है, एक समान रह रही है। यानी वेग जो है इसका परिमाण अगर देखें तो परिमाण क्या है, इसका परिमाण नियत है। परिमाण नियत होने का मतलब ये किससे गति कर रहा है, ये एक समान
चाल से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है? ये एक समान चाल से गति कर रहा है। जब ये एक समान चाल से गति कर रहा है तो आपको पता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अगर आप लोग ज्ञात करो, क्या करो आप लोग इसका, अगर स्पर्श रेखीय त्वरण आप लोग इसका ज्ञात करो, स्पर्शीय त्वरण अगर आप ज्ञात करो तो AT आएगा और स्पर्शीय त्वरण जो है वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, स्पर्शीय त्वरण इसका कितना आएगा? 0 आएगा। AT का मान यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी आप लोग बोल सकते हो स्पर्शीय त्वरण जो इसका मान कितना है? 0 है। ठीक है, अब अपनी बात कर रहे हैं कि अब जब इसका मान एक समान चाल से गति कर रहा है, स्पर्शीय त्वरण का मान 0 है, तो ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है ये कहाँ से आता है? तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग dr वेक्टर बटा dt करो, ठीक है, आप लोग क्या लिखो? dr वेक्टर बटा dt लिखो, या आप लोग क्या करो? ओमेगा की बात करो। अगर ओमेगा की बात करो, ओमेगा का मतलब आपको पता ही है, या फिर आप लोग किसकी बात करो? dv बटा dt की बात करो, dv बटा dt की बात करो, या तो आप लोग किसकी बात करो? dv वेक्टर बटा dt की बात करो या dr वेक्टर बटा dt की बात करो। तो दोनों में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ ये जो दोनों मान आपको प्राप्त हो रहे हैं ये किस तरीके के मान है? ये अशून्य मान है। ठीक है, ये किससे मान है? ये अशून्य मान है। इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या प्राप्त नहीं होगा? आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। अब जब ये 0 प्राप्त नहीं होगा तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? त्वरण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? त्वरण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dr बटा dt 0 नहीं है और dv बटा dt जो वेक्टर के रूप में लिख रखा है ये भी 0 नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। और इस त्वरण की दिशा जो है वो कहाँ रहेगी? इसकी जो वेग है इसके वेग के हमेशा रहेगी लंबवत। इसकी दिशा हमेशा कहाँ रहेगी? वेग के लंबवत रहेगी। जैसे इस दिशा में इसका वेग है, इसके वेग के लंबवत दिशा में क्या रहती है? इसकी दिशा रहती है। जैसे यहाँ, यानी इसकी दिशा हमेशा किस ओर है? इसकी दिशा हमेशा वेग के लंबवत। वेग के लंबवत होने का मतलब किस ओर है? केंद्र की ओर है। इसलिए अपने इसे क्या बोलते हैं? इसलिए अपने इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। इस त्वरण को क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय त्वरण बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि अपने त्वरण जो है वो क्या होता है? वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। अब अपने चाल एक समान लिख रखी है या वेग जो है उसका परिमाण क्या कर रखा है? एक समान लिख रखा है। तो वेग का परिमाण एक समान लिखने का मतलब हुआ कि आप लोग जब क्या करोगे? इसका अवकलन करोगे तो आपको 0 मिलेगा। परंतु क्या है? ये नियत होने की वजह से, परंतु यहाँ क्या हो रहा है? दिशा जो है इसकी क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। यानी जब आप इसका सदिश रूप लिखते हो तो सदिश रूप में इसका अवकलन आपको अशून्य प्राप्त होगा और इसमें एक त्वरण होगा और उस त्वरण को अपने क्या नाम देते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं डायग्राम के साथ में। देखिए, अपने अभिकेंद्रीय त्वरण जो है इस त्वरण का मान अपने ज्ञात करेंगे और इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम के अंदर एक तो त्वरण की सीधी सीधी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे त्वरण अगर आप लोग देखो तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से, ये इसका केंद्र है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर अलग अलग पोजीशन है उस बिंदु की या उस कण की जो क्या करता जा रहा है? लगातार गति करता जा रहा है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसके ये केंद्र O है, ये पॉइंट A है, तो इसके वेग की दिशा किस ओर होगी? इसके वेग की दिशा इस ओर होगी, VA वेक्टर की। और यहाँ से जो त्वरण आएगा उसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, इस ओर होगी। अगर ये इस जगह है तो ये B वेक्टर होगा। अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ इसकी दिशा इस ओर होगी और ये यहाँ पर VC वेक्टर होगा और इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। यहाँ ये VD वेक्टर होगा और इसकी दिशा फिर से अंदर की ओर होगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं? इस त्वरण के बारे में बता सकते हैं कि ये जो त्वरण है ये क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण है। ठीक है, अब अपने कुछ बातें और करते हैं इसके अंदर, इसका मान ज्ञात करते हैं। ये जो त्वरण है इस त्वरण का, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? एक नया डायग्राम बनाते हैं। देखिए, अपने एक नया डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये वर्ताकार पथ है और अपना कण जो है वो इस पॉइंट A पर है। ये कब है A पर? ये किसी समय स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर ये कहाँ है? पॉइंट A पर है। और इसका जो वेग है ये वेग हमेशा किस दिशा में होगा? स्पर्श रेखीय दिशा में होगा और कितना होगा? VA वेक्टर होगा। और जब समय हो जाता है कितना? t प्लस
डेल टी, टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी समय बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर अगर ये पहुँच जाए तो ये हो जाता है वी बी वेक्टर। कितना हो जाता है, वी बी वेक्टर हो जाता है। ठीक है, ये वी ए वेक्टर और ये कितना हो जाता है, वी बी वेक्टर। यहाँ पर अपने मान लेते हैं कि ये जो अपने दूरियाँ हैं आर और ये भी आर ही होगी, और इन दोनों स्थितियों के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, डेल थीटा बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है यहाँ पर डेल थीटा। ठीक है, और वेग की अगर दिशा की अगर बात की जाए तो दिशा आप लोग लिख सकते हो कि जो वी ए वेक्टर आप लोगों ने लिखा है, वी ए वेक्टर लिखा है, इसकी दिशा ए से अगर नाम लिखें तो इसका जैसे एम लिख दें तो ये वी ए वेक्टर जो है इसकी दिशा किस ओर है, वी ए वेक्टर की दिशा ए से एम की ओर है, और वी बी वेक्टर की दिशा बी से एन की ओर है। किस ओर है, बी से एन की ओर और ए से बी की ओर है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि ये जो वेग है दोनों, इन दोनों वेगों के परिमाण जो है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये जो वेग है कौन से, वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर, अगर इनका मैं परिमाण लेता हूँ तो परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है। और किसके बराबर है, कण की चाल के बराबर है। ठीक है, ये बात अपने बिल्कुल शुरू में कर चुके हैं कि अपना टॉपिक जो है वो किसका है, एक समान चाल का है। एक समान चाल, चाल इसलिए लिख दी है कि वेग के परिमाण की बात कर रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक समान चाल, चाल इसलिए लिख दी है कि वेग का ले रहे हैं परिमाण, और अगर वेग का परिमाण लिया जाए यानी वेग से दिशा हटा दी जाए तो उसे अपने क्या लिख सकते हैं, चाल लिख सकते हैं। तो ये वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर किसके बराबर है, वी के बराबर। आप लोग सीधा ये लिख सकते हो कि वी ए वी बी किसके बराबर है, वी के बराबर है। यहाँ से अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको सदिश का नियम बताया था, तो ये ए एम वेक्टर जो है, ये ए एम वेक्टर जो है या ए एम जो अपने स्थिति सदिश बनाए, इसी के समांतर, इसी को समांतर आकाश में आप लोग कहीं भी विस्थापित कर सकते हो, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए एम को जैसे मैंने यहाँ लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी तरीके से इसे मैं अगर यहाँ लिखूँ तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे फिर अपने क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे अपने, इसे एन लिखेंगे, तो एक एम आ जाता है और एक क्या आ जाता है, एन आ जाता है। ठीक है, और तो सीधा बनाते हैं इसे, ये इस तरीके से आ जाता है। और अगर इनका परिणामी देखा जाए, मान लेते हैं इनका परिणामी जो आ रहा है वो किस ओर आ रहा है, जो ऊपर अपने लाइन खींची है इस ओर इसका क्या आ रहा है, परिणामी मान जो है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये जो वेग है ये कितना है, वी बी वेक्टर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना एम है, ये पॉइंट अपना एम है, ये कितना है, ये मान लिया डेल वी वेक्टर है। इन दोनों का परिणामी जो मान आएगा वो कितना है, मान लिया डेल वी वेक्टर है, और ये कितना है, वी बी है, और ये कितना है, वी ए है। देखिए आप लोग इसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे, जैसे ये ए एम है, ये क्या है, ए एम है, तो आप लोग इसे कोई अन्य नाम दे देते, जैसे आप लोग इसे क्या लिख सकते थे, पी एम लिख देते। क्या लिख देते, पी एम, और बिल्कुल समांतर रखते हुए आप लोग इसे विस्थापित कर सकते हो, यानी लंबाई समान रखो, दिशा समान लिखो, आप लोग अन्य से दर्शा सकते हो। और ये जो बी एन है इसे आप लोग किससे दर्शा सकते थे, पी एन से दर्शा सकते थे। ना तो आप लोग ये लंबाई बदलते और ना ही इसकी दिशा बदलते, फिर ये क्या आ जाता है, इनका परिणामी मान आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते थे, इन्हें लिख सकते थे। तो देखिए अपने आगे बात करते हैं। यहाँ अगर अपने त्रिभुज का नियम लगाएं तो ये अपने पास में क्या है, सबसे बड़ी भुजा है वी बी वेक्टर, किसके बराबर आएगा, ये डेल वी वेक्टर प्लस वी ए वेक्टर के बराबर आएगा। अपने त्रिभुज का नियम लगाते हैं, उसमें अपने यही तो बोलते हैं कि अपने ए की दिशा के अंदर जो ये त्रिभुज है इसकी दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को दर्शाया जाए तो तीसरा सदिश विपरीत दिशा में क्या करता है, इनके परिणामी को व्यक्त करता है। जैसे इसे मैं पी क्यू लिखता तो ये क्या आता आर, और आर किसके बराबर आता, पी प्लस क्यू के बराबर आता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर किया है, जिससे ये जो डेल वी वेक्टर है इसका मान ज्ञात करते हैं तो कितना आता, ये आता डेल वी वेक्टर माइनस डेल वी ए आता है। कितना आता है, डेल वी वेक्टर इक्वल वी बी वेक्टर माइनस का वी ए वेक्टर आता है। और ये जो कोण है ये कितना होता है, इनके विस्थापन के बराबर होता है, डेल थीटा के बराबर आता है। ये कोण कितना आता है, डेल थीटा आता है। जितना कोणीय विस्थापन यहाँ है उतना ही कोणीय विस्थापन यहाँ होगा, तो ये कितना आएगा, डेल थीटा आएगा। अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज में आप लोग डेल वी की अगर बात करो, किसकी बात करो, डेल वी की बात करो, तो डेल वी की अगर यहाँ से बात की जाए तो डेल वी आप लोग देख सकते हो किसके बराबर आएगा, ये आएगा वी बी साइन थीटा के। किसके बराबर आएगा, ये आएगा
वी बी साइन थीटा की। और अगर अब आगे अपने बात करें कि थीटा की अगर अपने बात करें तो थीटा की जगह आप लोग क्या लिखोगे, थीटा की जगह अपने यहाँ पर लिखते डेल थीटा। क्या लिखते? डेल थीटा लिखते, क्योंकि ये जितना कोण होता है वो कोण अपने क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ कोण कितना आएगा? डेल थीटा आएगा। देखिए यहाँ पर अपने क्या किया है, आपको पता होगा जो अपने लाल बटा का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो साइन के लिए, और इससे आप लोग ये मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। या सीधा मैंने आप लोगों को बताया था कि लंब जो है वो किसके बराबर होता है? कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने लंब ज्ञात कर रहे हैं, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और ये साइन है, और साथ में क्या है, ये कोण जितना ले रखा है थीटा। तो थीटा की जगह डेल थीटा है, तो यहाँ अपने क्या रख दिया? डेल थीटा रख दिया। आपको पता है कि अगर थीटा का मान अलग हो तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा की जगह डेल थीटा है। अगर डेल थीटा क्या हो? अलग हो, तो साइन डेल थीटा लगभग किसके बराबर होता है? ये लगभग बराबर होता है डेल थीटा के। यानी अपने डेल वी जो है, डेल वी, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिखते हैं वी बी डेल थीटा। ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि वी ए वी बी सभी वी के बराबर है। तो डेल वी जो है ये किसके बराबर है? ये वी डेल थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर है? वी डेल थीटा जो हम लोगों ने लिख रखा है इसके बराबर है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। आगे अपने अगर इसमें देखें तो आपको पता होना चाहिए कि अपने कण जो होता है, इस कण का त्वरण कितना होता है? कण का त्वरण, तो कण का त्वरण अगर अपने देखें तो कण का त्वरण को किससे लिखते हैं? ए वेक्टर से लिखते हैं। और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा डेल वी वेक्टर बटा डेल टी। क्या आएगा? डेल वी वेक्टर बटा डेल टी आएगा। ए वेक्टर किसके बराबर है? डेल वी वेक्टर बटा डेल टी के बराबर है। ठीक है, और अगर अपने ये बात बोले कि समय जो है वो क्या है? अल्प है। अगर समय को आप लोग अल्प लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ आप लोग लिख सकते हो ए वेक्टर इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल वी वेक्टर बटा डेल टी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और इसका मान आप लोग यहाँ से अगर लिखो, यहाँ से अगर आप लोग क्या करो, इसका मान लिखो, तो ये ए वेक्टर क्या बन जाता है? ये ए वेक्टर बन जाता है ए इक्वल, ये बनता है वी, क्या बनता है? वी, और यहाँ बनता है डेल थीटा बटे डेल टी। क्या बनता है? एक बार देखना आप लोग इसे, ये बनता है ए वेक्टर बराबर वी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। लिमिट वगैरह आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ, जैसे अगर आप लोग लिखते ना तो v तो बाहर आ जाता और यहाँ बनता लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल थीटा बटे डेल टी। अगर आप लोग लिमिट साथ में लिखना चाहते तो यहाँ डेल v की जगह तो लिखते v और डेल थीटा, v को बाहर, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल थीटा बटे डेल टी आप लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते थे। और ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाता है? यहाँ से ये आता v, और ये जो है इसे आप लोग लिख सकते थे डी थीटा बटे डी टी। क्या लिख सकते थे? डी थीटा बटे डी टी। यानी ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाता? ये आ जाता वी और ओमेगा के बराबर, क्योंकि ये डेल, ये डी थीटा बटे डी टी है, ये किसके बराबर होता है? ओमेगा के। तो ये क्या आ जाता? वी ओमेगा आ जाता। यहाँ देखिए, यहाँ आनी थी इसकी दिशा, यहाँ क्या आनी थी? इसकी दिशा आनी थी। क्यों आनी थी? क्योंकि ये सदिश रूप में और अपने मान इसका रख रहे हैं परिमाण के रूप में, तो अगर इस साइड सदिश राशि है तो दूसरी साइड भी आपको क्या करनी पड़ेगी? इसकी दिशा लिखनी पड़ेगी। और इसकी दिशा अगर आप लोग देखो तो यहाँ से ये जो है ये किसकी दिशा है? डेल वी वेक्टर की दिशा है, और जो दिशा डेल वी वेक्टर की होगी वही किसकी होगी? ए वेक्टर की होगी। और इसकी दिशा m से n की ओर है, m से n की ओर। दिशा कहाँ से? m से n की ओर। और यहाँ भी लिख देते m से n की ओर। ये क्या आ जाती है? इसकी दिशा आ जाती है। या सीधा परिमाण के रूप में लिखते तो a बराबर क्या लिख देते आप लोग? v ओमेगा लिख देते। ओमेगा किसके बराबर होता है? v अपॉन r के बराबर होता है। तो आप लोग लिख देते a बराबर v इंटू वी अपॉन r, यानी v स्क्वायर अपॉन r। ये क्या है? यहाँ पर आपका अभी के अंदर ये त्वरण है, यानी a इक्वल वी स्क्वायर अपॉन r। ये किसका सूत्र है? यहाँ पर
ये आपके पास में अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है। आप लोगों ने अभिकेंद्रीय बल पढ़ा होगा जिसका सूत्र होता है mv²/r। तो F इक्वल क्या होता है ma, तो ये a हो गया और m की मल्टीप्लाई करते तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ये इनसे बनता है mv²/r। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये सारी बातें याद रखो। यहाँ पर इसका जरूर ध्यान रखना कि आप लोगों को दिशा साथ में जरूर लिखनी है कि ये किस दिशा के अंदर आपको त्वरण जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर दिशा साथ में लिखते हुए आप लोग क्या करोगे, ये मान जो है सारे ये लिख दो a = v²/r। ठीक है, ये आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है और इसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है, इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, आप लोग ये बात हमेशा इसमें साथ में लिखोगे कि ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है इसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। जैसा कि शुरुआत में जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय त्वरण जो है इसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है, इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा एक दो बातें और आपकी बुक में आपको मिलेगी, जैसे आवर्तकाल क्या होता है, वर्तीय गति से जुड़ी टर्म है। तो आवर्तकाल आपको पता है, आवर्तकाल का मतलब हो गया एक चक्कर जो है इसे पूरा करने में लगा समय। जैसे यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक फिर से पहुँचता, इसे जितना समय लगता वो इसका क्या कहलाता, आवर्तकाल कहलाता। ठीक है, क्या कहलाता है, इसका आवर्तकाल कहलाता। जैसे आवर्तकाल की अगर बात की जाती कि आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल का मतलब ये हुआ जैसे ये अपने वर्त है। ठीक है, ये अपने पास में एक वर्त है और इस वर्त की त्रिज्या कुछ भी मान लें, जैसे मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, ये v है और यहाँ पर एक कण है जो क्या करता जा रहा है, लगातार v वेग से गति करता जा रहा है। तो अगर ये v वेग से गति कर रहा है तो आवर्तकाल का अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्तकाल t, कैपिटल T से लिखते हैं आवर्तकाल को, ये आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो ये जो कण है ये यहाँ से चलता हुआ पुनः इसी बिंदु पर पहुँचे, यानी कण को एक चक्कर करने में लगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक जो वर्ताकार चक्कर है इसे पूरा करने में जो समय लगता है ये समय क्या कहलाता है, ये समय कहलाता है आवर्तकाल। और कितना चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, कण के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक होती है आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है कण के द्वारा एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में जितने चक्कर तय किए जाते हैं वो सारे चक्कर क्या कहलाते हैं, आवर्ती कहलाते हैं। और जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाता है, वो समय कहलाता है आवर्तकाल। यानी कण के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो कहलाएगा आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने चक्कर तय किए जाएंगे वो कहलाएंगे इसकी आवर्ती। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी जिनके बारे में आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, वेग वगैरह अगर आप लोग यहाँ से ज्ञात करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ से वेग ज्ञात किया जाए, दूरी आपको पता है 4 गुना समय होती है, 4 पूछे तो दूरी बटे समय, तो आपको दूरी परिधि ज्ञात करनी है और समय कितना है t, तो वो सारे मान भी आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ, हालांकि अपने उन्हें डिटेल में जो आपका दर्द पिंड वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे अगर आप लोग देखो कि कोणीय गति जो है उसके अंदर कुछ समीकरणें होती है, कोणीय गति के अंदर रेखीय गति की तरह क्या होती है, समीकरणें होती है। जैसे रेखीय गति जो होती है, रेखीय गति में आप लोग पढ़ते हो v = u + at, आप लोग पढ़ते हो s = ut + ½ at², आप लोग पढ़ते हो v² = u² + 2as। ऐसा आप लोग कहाँ पढ़ते हो, ऐसा आप लोग पढ़ते हो रेखीय गति में। कहाँ पढ़ते हो आप लोग ऐसा आप लोग पढ़ते हो रेखीय गति में। अगर आपको ये सारी बातें किसके लिए पूछा जाए, कोणीय गति के लिए पूछा जाए या वर्ताकार गति के लिए पूछा जाए, तब ये जो रेखीय वाली टर्म्स है ये यहाँ से हट जाएगी। तो ये क्या है, कण का अंतिम वेग है, अंतिम वेग यहाँ पर कोणीय वेग किससे लिखा जाता है, ओमेगा से, तो यहाँ ओमेगा लिख दोगे। ये क्या है, कण का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर किससे लिखा जाता है, ओमेगा 0 से। किससे लिखा जाता है, ओमेगा 0 से। तो ओमेगा = ओमेगा 0, यानी ये ओमेगा और इसकी जगह ओमेगा 0 प्लस क्या लिखेंगे, एक ही जगह क्या आ जाता है, कोणीय त्वरण और अल्फा t, कोणीय त्वरण और क्या आएगा, अल्फा t आएगा। इसी तरीके से यहाँ s विस्थापन है, यहाँ कोणीय विस्थापन
तो थीटा और ये कोणीय स्थिति है थीटा, कोणीय विस्थापन, और यू जो लिखा हुआ है यू की जगह क्या आएगा, प्रारंभिक वेग ओमेगा, और टी अपनी जगह रहेगा प्लस 1/2 अपनी जगह आ जाएगा, और ए की जगह कोणीय त्वरण और समय टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ देखिए अंतिम वेग ओमेगा स्क्वायर, प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या आएगा ये आएगा 2 अल्फा थीटा। तो एक तो बन गई ओमेगा इक्वल ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, दूसरी बनती है थीटा इक्वल ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तीसरी बनती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो तो अपनी कोणीय स्थिति है, ये जो थीटा लिखा हुआ है लास्ट वाला ये क्या है, कोणीय स्थिति है, कोणीय स्थिति। ठीक है, ये अपने शुरुआत में ये माना है कि अपना कण जो है वो प्रारंभिक अवस्था में 0 पोजीशन पर है, 0 से चलना शुरू कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये थीटा से थीटा 0 आपको बोल दिया जाए कि प्रारंभिक पोजीशन जो है वो इसकी क्या ना हो, 0 ना हो करके कितनी हो, थीटा 0 हो। ठीक है, ऐसा भी इसमें हो सकता है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अल्फा आपको पता है क्या है, यहाँ पर कोणीय त्वरण है, और ये क्या है आपके पास में कोणीय वेग है। ये क्या है, कोणीय वेग प्रारंभिक अवस्था में, ये कोणीय वेग अंतिम अवस्था में, अल्फा कोणीय त्वरण आ गया और टी क्या आ गया, यहाँ पर समय आ गया। थीटा जो है वो क्या है, कोणीय स्थिति है। ये मान रहे हैं कि अपना कण जो है प्रारंभिक अवस्था में 0 पोजीशन पर है। ठीक है, ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगर ये समीकरण आपको व्युत्पन्न करनी भी आ जाती है तो आप लोग इन्हें व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो एक आपको बताता हूँ, जैसे ये क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी लिखा हुआ है। इसे जब आपने सिद्ध किया था तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था a बराबर dv बटा dt, ऐसा आप लोगों ने लिखा था। और फिर आपने क्या किया था, आपने किया था dv बराबर a dt, इसे ऐसा भी लिखा था। फिर यहाँ पर क्या हुआ था, इसका समाकलन हुआ था दोनों तरफ, इसका 0 से t और इसका u से v, और ये बना था v माइनस यू और ये बना था a t, यानी ये बन गया था v बराबर u प्लस a टी, और आपने सिद्ध कर दिया था इस समीकरण को। अगर आपको ये समीकरण व्युत्पन्न करनी हो तब आप इसे किस प्रकार से व्युत्पन्न करोगे, तो अगर इसे व्युत्पन्न करना हो तो देखो आपने यहाँ क्या लिखा था, a इक्वल डी वी बटा डी टी, तो यहाँ क्या लिखा जाए, a की जगह क्या आएगा, अल्फा, a की जगह अल्फा और डी वी की जगह ओमेगा और समय कितना आएगा, t आएगा। तो अल्फा इक्वल डी ओमेगा बटे डी टी इसे लिखा जाएगा। ठीक है, और डी ओमेगा किसके बराबर, डी ओमेगा अल्फा डी टी के बराबर, और फिर आपको करना होगा इसका समाकलन। ठीक है, समय तो वही 0 से t, परंतु पोजीशन इसकी ओमेगा 0 से ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 0 से ओमेगा, ये इसका क्या है, वेग है, कोणीय वेग ओमेगा 0 से ओमेगा। इसका समाकलन करोगे आप लोग क्या आएगा, ओमेगा और यहाँ अल्फा बाहर और इसका समाकलन t, तो ये बनता है ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फा टी, यानी ओमेगा इक्वल ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये यहाँ पर बन जाता है ये समीकरण। आई बात समझ में, ये समीकरण जो आपने व्युत्पन्न की है ये इसी प्रकार से व्युत्पन्न की है। तो जो रेखीय गति आप लोगों ने पढ़ी है उसी से आप लोग क्या कर सकते हो, इन सभी समीकरणों को व्युत्पन्न कर सकते हो। आप लोग घर पर इन सबको व्युत्पन्न करके देखना कि आप लोग इन समीकरणों की सहायता से इन्हें व्युत्पन्न कर सकते हो क्या। ठीक है, ध्यान रखना बस, जहाँ वेग है वहाँ आपको क्या रखना है, कोणीय वेग रखना है। जहाँ रेखीय वेग है वहाँ क्या रखोगे आप लोग, कोणीय वेग रखोगे। जहाँ रेखीय त्वरण है वहाँ कौन सा त्वरण रख दोगे, कोणीय त्वरण रख दोगे। जहाँ पोजीशन S है वहाँ क्या कर दोगे, कोणीय स्थिति थीटा रख दोगे। क्या रख दोगे, कोणीय स्थिति थीटा रख दोगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि आप लोग जब समाकलन करो तो आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन बनते हैं यहाँ पर, या तो आप लोग थीटा 0 से थीटा रख सकते हो या आप लोग 0 से थीटा रख सकते हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ बनेगी। अगर आप लोग समाकलन करते समय 0 से थीटा तो रखो तो आपको ये समीकरण व्युत्पन्न हो जाएगी। अगर आप लोग थीटा 0 से थीटा रखोगे तब ये थीटा माइनस थीटा 0 बनेगा। क्या बनेगा, थीटा माइनस थीटा 0, और उस थीटा 0 को आप लोग आगे भी ले जा सकते हो कि थीटा इक्वल थीटा 0 प्लस ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, गति की तीनों समीकरण है। कौन सी गति की समीकरण है ये कोणीय गति की समीकरण है। अगर कोणीय गति की समीकरण आपको व्युत्पन्न करनी हो तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, कोणीय गति की तीनों समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप
कोई संबंध वगैरह व्युत्पन्न करना चाहो, जैसे ए में, आर में और अल्फा में करना चाहो, तो वो संबंध भी आप लोग क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी चैप्टर था समतल में गति। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम होगा गति के नियम। ठीक है, तो आप लोग जितना इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है एक बार फिर से पढ़ करके देख लेना, और इसके बाद में जब भी आपकी क्लास लेगी उसके अंदर अपने न्यूमेरिकल करेंगे, और जो इसके बचे हुए टॉपिक है, जैसे बीच में अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो अपने उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ करके जरूर देखना। धन्यवाद।